अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और आज़ाद, क्रिकेट एक ऐसा खेल जिससे हर पाकिस्तानी बेहद प्यार करता है। वजह शायद ये कि इसके अलावा कोई और खेल बचा नहीं है। पहले हॉकी भी थी, स्कॉश भी था, स्नूकर भी था, दूसरे खेल भी थे, अब सिर्फ क्रिकेट है। क्रिकेट को इतना पैसा दे दिया जाता है कि दूसरे खेल सर्वाइव कर ही नहीं सकते। मैं ये हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूँ दूसरे खेलों की, लेकिन आज पाकिस्तान को क्रिकेट के हवाले से एक और सूरत हाल का सामना है। हम जानते हैं कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है और उसकी जगह दूसरी टीम बुला भी ली गई है। पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है ये कि भारत अपना प्रेशर जो बांग्लादेश पे डाल रहा है और उस पर दबाव बढ़ा रहा है। एक तरफ क्रिकेट में उसको साइड लाइन किया जा रहा है, दूसरी तरफ हसीना वाजिद की तकरीरें चलवाई जा रही हैं, उनको तकारीब में बुलाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि हमारे बंगाली भाइयों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का जाए। मैं समझता हूं कि आज वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तानियों को जो हमारी दिल की आवाज़ है वो खुल के उसका इजहार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी मेरी तरह ये सोचता है कि आज हमें भारत को बता देना चाहिए कि हम अपने बंगाली भाइयों के साथ खड़े हैं जो पहले पाकिस्तानी थे, हमारे पाकिस्तानी भाई थे। तो इस बात का एहसास करते हुए हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए। यकीनन पाकिस्तानियों की ये राय है, हुक्मरानों की क्या राय होगी, ये एक और बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आज के प्रोग्राम में उठाऊंगा अपने मेहमानों से और ये डिस्कस करूंगा कि व्हाट शुड बी द राइट वे फॉरवर्ड। क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की जाती है, क्रिकेट पॉलिटिक्स की बात की जाती है, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम रियलाइज करें कि हमें किसका साथ देना है, क्रिकेट का या फिर अपने बंगाली भाइयों का। साथ साथ प्रोग्राम में बात करेंगे हम वादी तीरा के हवाले से। हम जानते हैं कि अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल रेप्यूटेबल प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने इजराइल के जेनोसाइड को खुल के रिपोर्ट किया, उसकी नस्लकुशी को, जिस तरह कत्लेआम किया गया फ़लस्तीन में, प्रेशर बर्दाश्त किया, हर किस्म का प्रेशर बर्दाश्त किया और अल जजीरा की काफ़ी रेपुटेशन समझी जाती है दुनिया भर में। और हम जानते हैं कि अल जजीरा ने यह रिपोर्ट किया कि वादी तीरा में जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी वजह से नकल मकानी बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। उसके बाद हम जानते हैं एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि वादी तीरा से लोगों की नकल मकानी क्यों हो रही है, सूबाई हुकूमत इसका जवाब दे। वजारत इत्तलात तरदीद कर चुकी है, वादी तीरा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा है, एहसन इकबाल साहब ये कह चुके हैं। अब इसके ऊपर ही हम सवाल उठाएंगे। साथ साथ कराची की मुझे बहुत सारे बात करनी है। कराची में हम जानते हैं कि सर्द हवाओं का राज है, यख बस्ता हवाएं हैं, मौसम बदल रहा है और मौसम जो बदलता है तो बताया जाता है कि सियासत में भी कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम करना चाहूंगा अपने कराची स्टूडियो से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP इमदाद अली पिताफी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। साथ साथ मेरे मौजूद हैं इस वक्त PTI के रहनुमा हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त के लिए। PMLN के सीनियर रहनुमा मारूफ कारोबारी शख्सियत भी हैं मिर्जा इश्तियाक बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सैफुद्दीन एडवोकेट फ्रॉम जमात इस्लामी, सैफुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। गुफ्तगू का आगाज पिताफी साहब आपसे करना चाहूंगा। कराची में मौसम तब्दील हो गया है, इन सर्दियों में हमने सिंगल डिजिट में भी टेम्परेचर को जाते हुए देखा है और सियासी मौसम भी कुछ गर्म होता दिखाई दे रहा है। तब्दीली की बातें, 18वीं तरमीम, कराची को अलग हिस्सा बना देना, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, सूबे का हिस्सा NFC। हम जानते हैं गुल प्लाजा सानहे के बाद से ही तोपों का रुख, चाहे MQM की तोपें हों या दीगर जमातों की जो तोपें हों, वो पीपल्स पार्टी की तरफ हैं और माहौल डिस्कशन का ये बना दिया गया है कि कुछ कराची के लिए बड़ा होने वाला है। आपकी नज़र में ये सब कुछ जो हो रहा है, इज इट इंटिमिडेटिंग फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मालूम है कि साजिशी अनासिर उनके खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं या नहीं? पिताफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। सर ये गुल प्लाजा की आपने बात की तो इस सने पे हम सबको अफसोस है और अफसोस होना भी चाहिए। हादसात कहीं भी होते हैं और ज़ाहिर है फिर उन पे कुछ जो भी जानी नुकसान हुआ उस पर बहुत एहतराम से अफसोस है, बट उनको एक्सक्यूज़ बना के प्रोवेंट्स को तोड़ने की बात करना या उसको एक्सक्यूज़ बना के कराची को वफाक के हवाले करना, तो ये सिर्फ अल्लाह ना करे ये इशू यहाँ हुआ है। अगर इस तरह के इशू बाकी प्रोविंस में ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो कभी तो लाहौर से ये पंजाब से मुतालबा नहीं आया कि लाहौर को वफाक के हवाले किया जाए। कभी KP से ये आवाज़ नहीं उठी कि पेशावर को वहाँ वफाक के हवाले किया जाए। वफाक का तो अपनी जगह में वफाक आलमिया तो ये वो अभी तक लोकल बॉडी के इलेक्शन नहीं करा सके। कराची में फिर भी लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर काम हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। और ये जो MK एक्सक्यूज़ बना देता है, MK मैं कहता हूँ ये जितने लोग फारूक सत्तार हो या मुस्तफ़ा कमाल हो, ये इतने लोग हैं जितने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं।
की तो कभी ये 2005-6,000 लोग जमा करके दिखाए। और मैं कहता हूँ 85 में 86 में MQM बनी, 86 से लेके पहला मेयर इनका 1987 में बना और आज उसको तकरीबन 50 साल होने को आए और 50 साल से वो इक़्तिदार में और हर हवाले से हर दौर में वो इक़्तिदार में रहे। उस वक्त तो कोई इससे बात नहीं हुई। तो इनको एक स्लोगन बस चाहिए। जब से MQM बनी है, कराची का जवाल, कराची की तबाही, कराची के प्रॉब्लम तब से शुरू है। ये टारगेट किलिंग, ये बोरी बंद लाश, ये चीज़ें, ये लिसानियत, ये MQM ने ये फसाद खड़ा किया था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जिसने आके इस फसाद को, इन चीज़ों को ख़त्म किया, कम किया है। ये सिर्फ अपने रिलेवेंट चाहते हैं सियासत में। मैं असेंबली में हूँ, वहाँ पे मैं उनसे MQM वालों से पूछता हूँ कि आप किस ग्रुप के? MQM इस वक्त कोई पार्टी नहीं, या वो कमाल ग्रुप है, या वो फारूक ग्रुप है, या खालिद मकबूल ग्रुप है। तो इस तरह के ग्रुप हैं, ये सिर्फ मीडिया में खबर बनाने के लिए। सिंध हज़ारों सालों से 7,000 साल की हम तारीख रखते हैं, इंडस सिविलाइजेशन जिस पे सिंधियों को फख्र है। सिंध पाकिस्तान बनने से भी पहले एक मुल्क था, एक जोग्राफी थी, और सिंध ने पाकिस्तान बनाने के लिए, ये सिंध के सना वसाइल थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए रेजोल्यूशन लाए। तो उस वक्त भी सिंध में मुस्लिम लीग को सपोर्ट मिली कि पाकिस्तान मुल्क बनना चाहिए। फख्र है पाकिस्तान पे। और हम पाकिस्तान के लिए इस वक्त भी KP के सूरत हाल क्या है आप सबको पता है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ये सिंध के लोग हैं जो आज भी पाकिस्तान खपे आसिफ अली जरदारी के नारे के साथ खड़े हुए। तो मेहरबानी करके ये MQM या कोई भी बाकी फोर्सेस जो सिंध को अलग करने की बात करते हैं, मेरा ख्याल है वो सिंध दुश्मनी की बात नहीं हो रही, वो पाकिस्तान दुश्मनी की बात हो रही है, जो हमें किसी कीमत पे, किसी कॉस्ट पे, किसी भी सिंधी को कबूल नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम जहाँ भी है उनको हमें ठीक करना चाहिए। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आपका दिल भी कराची में धड़कता है और आप रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और हम देखते यही हैं कि अगर हमारा दुश्मन भारत भी हो तो वो भी सिंध पर गंदी नजरें डालता है। वहाँ पे भी लीडर सिंध के बारे में अनाप शनाप बातें कहना शुरू हो जाते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे जो दो साथी हैं पीपल्स पार्टी PMLN, उनके अंदर दरारें डालने के लिए भी ऐसे लगता है कि कुछ लोग अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं एंड दे ट्राई टू हिट द आयरन व्हेन इट्स हॉट, और फिर ये सूरत हाल बन जाती है। फिर लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ के पास के दिल में कराची के लिए कोई जगह नहीं है, शायद प्राइम मिनिस्टर के दिल में कराची के लिए कोई जगह नहीं है। आप नून को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बताइए कोई प्लान है कराची के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास? और ये जो बातें हो रही हैं इनके बारे में आपकी राय, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये जो वाकया हुआ है सानिया गुल प्लाजा, उसके बाद आपने देखा है कि हालात थोड़े से खराब हुए हैं और MQM जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज को इस्लामाबाद में और असेंबलियों के अंदर भी इसको बहुत ज्यादा प्रवोक कर रही है। और उनका कहना यही है कि जी कराची पे तवज्जो नहीं दी जा रही है, और कराची जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके देता है उसको खर्चा उसके ऊपर नहीं हो रहा है। यहाँ पे सड़कों की हालात भी सही नहीं है, और सबसे बड़ा गुल प्लाजा यानी कि टोटल पूरी कराची की जो आबादी है उसके ऊपर हमारे पास 20 या 22 जो हैं वो फायर स्टेशन हैं यहाँ पे। तो ये तमाम चीजें काफी प्रेशर बिल्टअप कर रही हैं। मैं खुद भी गया था सानिया गुल प्लाजा पे, वहां पे जाके लोगों से मिला हूँ, और मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त जो थे वो स्विट्जरलैंड में थे, और मुझे मैसेज आया कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आएंगे। देखिए, इस वक्त क्या हुआ है कि जज्बात जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं, चाहे वो MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, सब हो। इसमें तो आप हमसे एग्री करेंगे कि एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। और इसके अंदर ये है, और मैंने भी इसके अंदर ये कहा है कि मेरे ख्याल से इसके अंदर तहकीकात होनी चाहिए, एक कमीशन होना चाहिए जो असर्टेन करे कि किसकी गलती के वजह से हुआ है, क्या ये एक सानिया था या इसके अंदर गफलत भी थी। और कराची के अंदर जी ये हालत है कि ये मत सोचें कि ये एक लास्ट हमारा सानिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 80% हमारी इमारतें, और चाहे क्लिफ्टन और DHA के 1-2 जो प्लाजा हैं उनको छोड़ के आप ज्यादातर जो है फायर सेफ्टी सिस्टम जो है उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, मगर उसकी इंस्पेक्शंस होती है, और वो इंस्पेक्शंस के अंदर उनको गो हेड दी जाती है कि तमाम चीजें सही हैं। लेट मी कोट चेयरमैन आबाद बेग साहब, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं कि 85,000 बिल्डिंग्स कराची में विदाउट प्रॉपर क्लियरेंस अप्रूवल्स बना दी गई हैं, और सब कुछ सिस्टम के तहत हो रहा है। और देखिए, दूसरी चीज ये हो रही है कि ना सिर्फ बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं बल्कि अब हाई राइजेस भी यहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं। और सबसे प्रॉब्लम यह है कि आज हम देखिए ये 4 या 6 मंजिला इमारत पे हम काबू नहीं पा सकते। अब पूरी दुनिया में ये होता है कि जब नई बिल्डिंगें बनती हैं, नए
उसके अंदर जी फायर अलार्म होते हैं। कैन यू इमेजिन, फायर अलार्म नहीं था, स्प्रिंगल्स नहीं थे यहाँ पे। बेग साहब, ये सारी बातें हम सानिया गुल प्लाजा के बाद रोज करते आ रहे हैं। मैं आपसे आगे की बात कर रहा हूं। क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास कोई प्लान है कराची के लिए? सर देखिए, प्लान जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो सूबों का होता है, तो वफाक ये नहीं कर सकता कि यहाँ पे आके सूबों के काम में जो है दखल अंदाजी करने लग जाए। तो डेफिनेटली अगर हमेशा वफाक ने कराची का बहुत साथ दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि मैंने ये भी तजवीज़ की है प्राइम मिनिस्टर को कि अगर सिंध गवर्नमेंट जो है ये इस पे तामीर नहीं करती है प्लाजा, तो इसके अंदर वफाक जो है आगे बढ़ के ये ऐलान करे, ताकि वो लोग जो बेघर हो गए हैं और जिनके पास अब बेहाल हो गए हैं, कोई मुलाजमतें नहीं है, उनको दोबारा से मतलब वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। बिल्कुल ठीक सर। सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया आपके सब्र के लिए। अहमद साहब, थैंक यू फॉर योर पेशेंस आल्सो। आई लाइक टू ऐड जमात इस्लामी फर्स्ट सर। एडवोकेट साहब, सैफुद्दीन साहब, आपकी नज़र में ये जो कराची का प्रॉब्लम है, कराची वाले सोचते हैं कि शायद वफाकी हुकूमत कुछ हमारे लिए प्लान रखती है, कभी सोचते हैं सिंध हुकूमत हमारे लिए को बड़ा प्लान रखती है, वो तो रिवील करते रहते हैं अपने प्लान्स आए रोज़, लेकिन ये 17 साल हुकूमत के बाद एक्सपेक्टेशंस अब काफ़ी बढ़ गई हैं डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, पानी की लाइन, बिजली की लाइन, गैस की लाइन, सड़कें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। आपकी नज़र में जमात इस्लामी क्या पास कोई प्लान है सर कराची के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, एक बात तो ये है कि इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, फेडरल हुकूमत पीडीएम की है, जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है, नवाज शरीफ भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, तीनों लोग शामिल है और तीनों ने मिलकर ही कराची के लिए इंतजाम तजवीज़ किया है कि कराची को उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया है पट्टे के ऊपर। अब पीपल्स पार्टी कराची के साथ जो भी सलूक कर रही है उसके नतीजे में एक रिएक्शन पैदा हो रहा है, ठीक है ना। एमक्यूएम इस वक्त अगर कोई नई नई तजावीज़ दे रही है या पुरानी तजावीज़ को दोहरा रही है, तो ये भी एक तमाशा ही नजर आता है कि एमक्यूएम इतने अरसे से इन पार्टियों के साथ इख्तिदार के अंदर शामिल है और मुसलसल हुकूमत के अंदर बैठी हुई है। और एक जमाने में तो वो कहते थे, अब भी ये कहते हैं कि हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। उनके बगैर अगर कोई हुकूमत नहीं बन सकती तो अब तक वो कराची के मसले का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन क्यों नहीं कर पाए। देखिए, लेकिन एक बात अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कराची में पीपल्स पार्टी ने जो सलूक कराची के साथ किया है, सिंध के साथ भी, इंटीरियर सिंध के साथ भी ये सलूक है, कराची भी ज़ाहिर सिंध का हिस्सा है, तो पीपल्स पार्टी ने कराची को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। जो लोग दीगर शहरों से हमारे पास कराची आते हैं वो हमदर्दी का इजहार करते हैं, यार ये कैसा शहर है जहां ना सड़कें हैं ना पानी है, गटर हर तरफ बह रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं लाहौर लाहौर है सर, लोग गटरों में गिर रहे हैं, बच्चे गटर के अंदर गिर रहे हैं। तो ये सूरत हाल जब लोग देखते हैं, हम खुद देखते हैं, हम सफर कर रहे हैं कराची वाले सारे के सारे ना। पिछले साल सिर्फ कराची के अंदर 22,000 लोगों को कुत्तों ने काटा, ठीक है ना। इस साल के अंदर पहले महीने के अंदर 2,500 लोगों को कुत्ते काट चुके हैं। आप बिल्डिंगों को देख लीजिए, कह रहे हैं ना 85,000 बिल्डिंगें, सिर्फ 5 साल की बात है। वो भी वजीर आला ने सर्वे कराया था, उसके नतीजे में ये रिपोर्ट आई थी कि 85,000 बिल्डिंगें इलीगल बन गई हैं। कराची में देखिए एक गुल प्लाजा नहीं, कराची में हजारों गुल प्लाजा तामीर हो रहे हैं, इलीगली कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। आप बताइए कि 3 मंजिला या 4 मंजिला बिल्डिंग थी गुल प्लाजा की, उसकी आग ये लोग नहीं बुझा पाए। इसकी वजह क्या है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक माफिया बन गया है, जो कोई काम लीगल नहीं करता, इलीगल काम कोई भी करना उससे आप करवा सकते हैं। पूरी कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसी तरीके से फायर ब्रिगेड का महकमा है। देखिए, फायर ब्रिगेड के जो बेचारा फायरमैन है उसने तो बहुत काम किया, वो तो अपनी जान जोखों में डाल रहा है, उसमें तो एक आदमी शहीद भी हो गया, लेकिन फायर ब्रिगेड के महकमे का जो हाल है वो उसी तरह है जिस तरह पूरी कराची के हर महकमे का हाल है। कराची में कचरा उठाने का निजाम नहीं है, कराची के अंदर वाटर बोर्ड तबाह बर्बाद हो गया है। तो यही मामला फायर ब्रिगेड का भी है। केएमसी के मातहत फायर ब्रिगेड, मुर्तजा वहाब साहब कराची के मेयर हाफिज साहब कहते थे सर, हाफिज नईम साहब कहते थे कि हम अपना मेयर लाके रहेंगे, हम अदालतों से इंसाफ लेंगे, लेकिन देखा यही गया कि वो भी इंसाफ अपने लिए ना ले पाए। देखिए, अदालतों का जो इस वक्त मामला है वो तो आपको जानते हैं कि इन्हीं तीनों पार्टियों ने मिलकर अदालती निजाम को जिस तरह तितर बितर कर दिया है, अब वहां पर तो इंसाफ मांगने जाना ही एक बड़ा मुश्किल नजर आने लगा है। हमारे जो कोर्टों में केस थे इस पूरे मामले पर, जो बेईमानी कराची में हमारे साथ हुई थी मेयरशिप के अंदर और दीगर यूसीज के अंदर और टाउन्स के अंदर जो बेईमानी हुई थी, उस पर हमने केसेस फाइल कर दिए थे पहले दिन से। कुछ केसेस हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, कुछ ट्रिब्यूनल्स के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी अब तक इनिशियल प्रोसीडिंग भी नहीं हो सकी। कराची को 17 साल में इन्होंने क्या दिया है? कोई एक महकमा ऐसा बता दे कि जिसके नतीजे में हम ये कह सकें साहब ये वाला महकमा, ये वाला शोबा या ये वाली इस फील्ड के अंदर पीपल्स पार्टी ने कोई काम किया है। 17 साल में 18वीं तरमीम के साथ तमाम इख्तियार, तमाम इक़्तिदार,
तमाम वसाइल रखने के बावजूद पीपल्स पार्टी अगर शहर को इस हाल में बचाती है तो आइंदा उससे कोई उम्मीद नहीं हो सकती। Right, इसलिए sir. अगर तरह तरह की आवाजें आ रही हैं तो उनमें कुछ आवाजें हक बजानी भी हैं। मुमकिन है कि वो ज्यादती फील हो रही हो, लेकिन ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है और मौजूदा सिस्टम जो भी कराची को चलाने का है उसके तहत कराची नहीं चल सकता, क्योंकि ये चीज अब साबित हो गई है कि वफाकी हुकूमत भी कराची पर तवज्जो नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी का अपना ही धंधा, अपना निजाम है पूरा का पूरा, उनका करप्शन का सिस्टम है जो प्रिवेल कर रहा है हर डिपार्टमेंट के अंदर। सिर्फ कराची इस काम के लिए रह गया है कि इसको नोचो, इसको खाओ, इसको लूटो, इससे माल बनाओ, इस पे टैक्स लगाओ। देखिए कराची में एमयूसिटी के नाम से गुज़िश्ता दिनों एक टैक्स लगाया था इमानी मेयर साहब ने, जो के इलेक्ट्रिक के जरिए हमसे वसूल किया जा रहा है। उसके अंदर एक मद ये भी थी कि फायर टैक्स वो उसके जरिए वसूल कर रहा है। अरबों रुपए जमा हो रहे हैं, लेकिन ये अरबों रुपए खर्च तो नहीं हो रहे। कराची में फायर ब्रिगेड का जो हाल है, जो फायरमैन हमारे काम कर रहे थे, एक प्लास्टिक का हेलमेट सिर्फ उनके पास था, लेकिन ना उनके पास सिलेंडर थे, ना उनके पास। मैंने उनसे गुफ्तगू की थी सैफुद्दीन साहब, वो बेचारे जिहाद कर रहे थे, वो अपने मुंह से कह रहे थे कि हम जिहाद कर रहे हैं, हम जिहाद पे निकले हुए हैं। सैफ साहब वक्त कम है, आई एम सॉरी सैफ साहब, मुझे आगे बढ़ना होगा। अहमद अवैस साहब, वो फायर फाइटर्स कह रहे थे कि हम जिहाद कर रहे हैं। अहमद अवैस साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। एक बात तो वाज़ेह है कि इस पीडीएम की हुकूमत में जो मेन सहारा पीपल्स पार्टी बनी हुई है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कराची है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बात करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम सब पे कर रहे हैं, हम सब पाकिस्तानी पे कर रहे हैं, वो शायद कराची की पे कर रहे हैं। आपका इसके ऊपर ओपिनियन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि जो अभी सारी डिस्कशन यहाँ पे हुई है और इस वक्त एक जो वहाँ पे एक बड़ा खतरनाक हादसा हुआ, अंधोनाक हादसा था, तकलीफ दे था, लेकिन इसके साथ साथ ही एक जो कराची को अलग एक सूबा बनाने की बात भी चल पड़ी। ये बात अब नहीं चली, इसको मेरे ख्याल में इस हादसे से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ये कह लीजिए कि इस हादसे की वजह से इसको और जो है वो थोड़ी सी इसमें तेजी आ गई। ये बात तो जब 27वीं तरमीम हुई तो 28वीं तरमीम का जहां जिक्र आया वहां पे सूबों की फ्रेगमेंटेशन की बात शुरू हुई, फंड्स, और उससे पहले एक दो तकारीर जो है MQM की लीडरशिप ने भी शुरू कर दी कि कराची को अलहदा सूबा बना दिया जाए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम जो है ना वो ये उसका हल नहीं है कि कराची को अलग सूबा बना दिया जाए या इसी तरह किसी और जगह के ऊपर भी जो सूबों में फ्रेगमेंटेशन हो। हमें जब तक रूट कॉज नहीं पकड़ेंगे हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, और डेलिबरेटली हम रूट कॉज को पकड़ना नहीं चाहते, इसलिए कि रूट कॉज इज करप्शन, और करप्शन को पकड़ने के लिए जब तक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी नहीं होगी करप्शन को नहीं पकड़ सकते आप। इसीलिए सर जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेटर्स अपने एसेट्स अब डिक्लेयर जो करेंगे वो कॉन्फिडेंशियल रखे जा रहे हैं, इसीलिए शायद कि ये एक इशू के ऊपर तमाम जितने हैं कि सब के सब इकट्ठे हैं, क्योंकि करप्शन को जब तक चेक नहीं करेंगे कोई तब्दीली नहीं आएगी। चाहे उसको सूबे अलग कर दें, सारे मुल्क में आप सेगमेंटेशन कर दें, सूबे नए बना दिए जाएं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम में इजाफा जरूर हो जाएगा। 2 सूबों में पहले आग लगी हुई है, सिंध के अंदर भी एक तमाशा बन जाएगा बहुत खतरनाक किस्म का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एग्री विद यू सर, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी फॉर्मल इकोनॉमी अगर $400 बिलियन की है तो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी $1000 बिलियन कम से कम से ऊपर है। इससे मालूम पड़ता है करप्शन, चोरी कितनी है। पिताफी साहब, बिफोर आई गो टूवर्ड्स अ ब्रेक, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में आप जो एलिगेशंस पीपल्स पार्टी पर लगाए गए हैं उनकी कुछ दिफा में कहिए सर। देखें, ये पाकिस्तान में ना जब से पाकिस्तान बना है तब से ये बातें हो रही है ना, करप्शन ये वो, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जेलों में भी डाला गया, चीज़ें हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई चीज़ साबित नहीं हुई। बाकी जहाँ तक ये चीज़ें हैं उनको बेहतर करने के लिए कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची शहर को बेहतर शेप में लाई है। कराची शहर के क्या हालात है, कराची का लाइन ऑर्डर क्या था, कराची में इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ क्या हो रहा था, बाकी चीज़ों के साथ क्या हो रहा था, तो हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम इनको बेहतर करेंगे। बाकी जहाँ पे हर बात पे आके ये जो पहले आपने बात की जोशी साहब कि आके एक बात पे खड़े हो जाते कि भाई सूबे की 18वीं तरमीम, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है ना, इनको प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी से है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से लेके आज तक सिंध में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी
रही है और सिंध के लोगों की चॉइस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह ताला आगे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहेगी। राइट सर, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, आपकी परमिशन से तमाम मेहमानों की इजाज़त से ब्रेक लेते हैं। व्यूअर्स वापस आएंगे, जिक्र होगा वादी तीरा का, जो बातें हुकूमत कर रही है, जो बातें सूबाई हुकूमत कर रही है और वफाकी हुकूमत कर रही है, उनमें तजाद पाया जाता है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे वादी तीरा के हवाले से। हम जानते हैं कि अल जजीरा जैसे रिनाउंड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ये रिपोर्ट कर रही हैं इस वक्त के वादी तीरा में ऑपरेशन की वजह से बड़े पैमाने पर नकल मकानी की जा रही है इस वक्त, और वहाँ पे मौसम इस वक्त शदीद है। हम जानते हैं मुल्क के बालाई इलाकों में किस तरह बर्फबारी, हवाई तूफान, बारिश, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स माइनस में चले गए और ऐसे में गरीब लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़े बेसरो सामानी के आलम में, तो मनाजिर इंतहाई दुख देते हैं हर किसी के दिल को। और हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, काफ़ी वायरल हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत तरदीद कर रही है कि नहीं, ऐसा कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत से कह रही है कि वो चेक करे क्या वजूहात हैं, सूबाई हुकूमत कह रही है ऑपरेशन हो रहा है। डिस्कशन करेंगे। अहमद अवैस साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं वादी तीरा के हवाले से? ऑपरेशन कोई बड़ा हो रहा है, कोई छोटा IBO है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिस तरह DGISPR ने कहा था कि 75,000 से ज़ायद IBOs एक साल में होते हैं। आपकी नज़र में अहमद अवैस साहब, व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी इन तीरा, और ये तजाद जो पाया जा रहा है सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत में, ये क्यों है अहमद साहब? देखिए, बात यह है कि वहां पर डिस्टर्बेंस तो मौजूद है, और डिस्टर्बेंस के मेरे नज़दीक तो मैंने तो बहुत दफ़ा ये बात की है, इसकी वजह जो है वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट जब बनी थी पाकिस्तान के अंदर, अभी 2024 के अंदर और 2023 के अंदर, और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर जो थे जो अनवर काकड़ साहब, उनको बगैर इख्तियारात के उन्होंने जब तमाम जो 35 लाख यहाँ पे बैठे हुए थे एक लंबे अरसे से अफगानी, उनको निकालने का हुक्म सादर कर दिया। ये रूट कॉज है इस प्रेजेंट क्राइसिस की। वो नहीं ऐसा होना चाहिए था, ये काम हुकूमत का था। हुकूमत अफगानिस्तान की हुकूमत से तय करती और आराम से इस मसले का एक पॉलिटिकल हल निकाल के उसको तरतीबवार और किस्तवार यहाँ से निकालने का एक तरीक़ेकार किया जाता। लेकिन उन्होंने जो एकदम सडन ऑर्डर किया, अब मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि उनके हुक्मनामे से 2 साल पीछे चले जाइए और देखिए पाकिस्तान पे कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, और 2 साल आगे आ जाइए, उसके 2 साल गुजर गए, और फिर देखिए पाकिस्तान के ऊपर कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं। कोई कंपैरिजन नजर नहीं आएगा। हजारों अटैक हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर, और उस वक्त चंद थे, बिल्कुल चंद। तो इसलिए मकसद ये है कि ये एक सोची सची समझी स्कीम के तहत काकड़ साहब ने ये काम किया था। उनको पकड़ के जेल में बंद करना चाहिए, उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, और उसकी रूट कॉज को पकड़ के फिर आगे चलें आप, तो शायद कोई हल निकल आए। ये ऑपरेशन करते रहेंगे, मामला और खराब होते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे, और लेकिन हल भी कोई नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर आकर टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा उसके साथ तो आयरन हैंड के साथ, सख्ती के साथ निपटा जरूर जाएगा, और जाना चाहिए, उनको माफी नहीं करना चाहिए। इश्तियाक बेगसाग, हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून और इस वक्त PTI आमने सामने हैं, और KPK के जो CM है आफरीदी साहब, उन पर बड़ी क्रिटिसिज्म होती है। हम जानते हैं कि ये फाटा पाटा का एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, क्या क्या नाम थे, पाकिस्तान में शामिल किया गया, वो डेवलपमेंट नहीं हुई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बिल्ड नहीं हुआ, ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा, आज भी जारी है। और जो मनाजर मैंने भी देखे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखे हैं, तीरा से जो आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, बर्फबारी हो रही है, वो गाड़ियों की छतों पे बैठे हुए नकल मकानी कर रहे हैं, इतने मुश्किल हालात में जो भी वो सीन्स देखता है सर, उसका दिल रो पड़ता है। आपकी राय सर? सर देखिए, सबसे पहले तो कल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने इस चीज की तरदीद की है कि वहां पे कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, और फौज ने भी बड़े क्लियरली वर्ड्स के अंदर ये बतला दिया कि कोई वहां पे नकल मकानी, यानी आप कह रहे हैं सर, अल जजीरा जो रिपोर्ट कर रहा है वो झूठ रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा जैसा इदारा? सर देखिए, अल जजीरा को मैं वो नहीं कह रहा, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट अगर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा है और फौज भी ये कह रही है, तो हमें उनको भी सुनना पड़ेगा। अच्छा देखिए, छोटे मोटे ऑपरेशन जो होते हैं रूटीन होते हैं, जहां पर दहशतगर्द आते हैं, किसी जगह पे इत्तलात होती हैं, उसके बाद फौज हरकत में आती है और वहां पे कम्बैक्ट भी होता है, सब कुछ होता है। चाहे कोई छोटे ऑपरेशन जरूर हुए हों, और वो रूटीन है, वो जनाब हर जगह, 13 को आप ले लें, बलूचिस्तान को ले लें, हर जगह वहां पे इसके अंदर होते हैं, मगर इतनी बड़ी कोई नकल मकानी नहीं हुई है। और वफाकी हुकूमत भी यही कह रही है और फौज भी ये कह रही है कि ये खास तौर पर ये
प्रोपेगेंडा जो है वो कराया जा रहा है। तो देखिए आजकल का जो जमाना है उसके अंदर किसी चीज को आप छुपा नहीं सकते। मतलब ये नहीं है कि हुकूमत और फौज जो है वो टोटल कंट्रडिक्ट कर दे और वहां पे नकल मकानी हो रही हो। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर थोड़ा सा हमें अपनी हुकूमत पे भी और अपनी फौज के ऊपर भी हमें यकीन करना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं। और खास ये है कि देखिए इस वक्त जैसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी बेग साहब, आपके आंसर में तजाद है सर। आप कह रहे हैं कि अल जजीरा भी झूठा नहीं है, हुकूमत भी झूठी नहीं है, फिर सच्चा कौन है सर? सर नहीं, मैंने ये कहा है कि देखिए छोटे ऑपरेशंस जो हैं वो रूटीन के हैं। वो आप कह रहे हैं अल जजीरा छोटे ऑपरेशन को बड़ा करके दिखा रहा है। हाँ शायद उसको, मगर ये जो नकल मकानी की बात की जाती है कि जनाब पूरा का पूरा इलाका खत्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है, वो मेरे ख्याल से ऐसी न्यूज नहीं आई। अगर ऐसा होता तो क्यों हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन भी करते। कल एहसान इकबाल साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज की तरदीद की है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। लेट मी टेक दिस डिस्कशन टू इमदाद पिताफी साहब। पिताफी साहब, हम छोटे थे तो इस इलाके को इलाका गैर कहा जाता था। हमें बताते थे लोग कि अगर तुम यहाँ जीन्स और टी शर्ट पहन के चले जाओगे तुम्हें दूर से ही गोली मार देंगे, कोई एजेंट आ गया, इतना खतरनाक इलाका है। फिर हमने देखा NWFP इसका नाम बना, फिर इसका नाम फाटा पाटा, और फिर ये KPK में जम हुआ। फिर हमने यहाँ ऑपरेशंस ला तादाद आपने भी देखे हैं सर, मैंने भी देखे हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग वो डेवलपमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सोर्सेज, वो फंड्स डिलीवर नहीं कर पाए इन इलाकों में जो इनको मिलने चाहिए थे, जबकि ये बड़े मिनरली रिच हैं, कल्चरल लोग हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, खजाने हैं, मादनियात हैं? क्या वजह है पिताफी साहब? देखिए ये बड़ा हिस्टोरिकल चीज़ है, और ये 1979 में जो अफ़गानिस्तान में रशियंस आए और चीज़ें हुई, उससे लेके आज तक ये इलाका एक जंग का समा वहाँ बना हुआ है। और फिर हमारी स्टेट की पॉलिसियाँ मुख्तलिफ टाइमों में चेंज होती रही है। अब इस जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि इस दहशतगर्दी से जितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ इतना किसी को नहीं हुआ। हमारी लीडरशिप की बेनज़ीर भुट्टो साहब चेयरमैन साहबा की उसमें जान गई। या कराची में आपने देखा बीबी के 18 अक्टूबर के जलसे में हमारे कितने पीपल्स पार्टी के कारकुनान शहीद हुए, और भी बहुत सी चीज़ें हुई। तो यहाँ पे पॉलिसीज़ का इशू रहा। और उसके बाद जब एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट आई 2018 में, जिसको लाया गया, उसकी जो हमने जो 8वें पॉलिसी शुरू की थी उनको कंटिन्यू नहीं किया। फिर उनसे जाके डायलॉग किए, चीज़ें की, और वो जो पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के इदारों ने उन लोगों को यहाँ से निकाल फेंका था, उनको लेके इसी मुल्क में, इसी एरिया में आके बसाया गया। जब आप टेररिस्ट से को आप आके अपने मुल्क में बसाएंगे तो फिर जाहिर है उसके प्रॉब्लम्स आप अब देख रहे हैं ना। ये प्रॉब्लम का एक वजूहत है, ऐसा नहीं कि ऐसे एक दिन में ये चीज़ हुई है। ये 79 से लेके आज तक इस चीज़ पे कोई हमारी क्लियर पॉलिसी आई नहीं। अब आके इस वक्त मौजूदा जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है या चीज़ें, कि बीबी साहबा ने उसने बड़ी दूर अंदेशी से कहा था कि ये जो अफ़गानिस्तान में 79 से हम उसमें जाके घुसे, और उन्होंने हमने अपने अफ़गानिस्तान को अपना मुल्क समझने लगे, और वो समझते थे कि पाकिस्तान का कोई 5वां प्रोविंस है। और अब देख रहे हैं कि उनके रिजल्ट्स, उनकी चीज़ें क्या, हम किस तरह उसको भुगत रहे हैं। और पूरा पाकिस्तान अपनी जगह पे, बट इस वक्त KP पूरा जल रहा है। ऐसा सिर्फ फाटा में नहीं हो रहा। मौलाना फजल रहमान रिकॉर्ड में मौजूद है, कहता है कि मैं अपने इलाके में नहीं रह सकता। 70% मुझे अभी किसी पेशावर के MPA से हमारा दोस्त है, उससे बात हो रही थी, कहते हैं कि पेशावर सिटी में भी रात को काफ़ी जगहों पे तालिबान की हुकूमत होती है। तो ये सिर्फ फाटा का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे पेशावर का प्रॉब्लम है। इस पे हमें यकसोई से सीरियस होके पाकिस्तान की सब पार्टियों को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को डिसीजन लेना होगा कि हमने इनको किस तरह ख़त्म करना। अगर ये ख़त्म नहीं हुए तो फिर हम बचेंगे नहीं। राइट सर, एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है। अपने मेहमानों की इजाज़त से ब्रेक की तरफ ले जाए, वापस आएंगे, डिस्कशन करेंगे क्या हमें भी बंगालियों की तरह इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना चाहिए। मेरी नज़र में तो सबकी राय यही है कि हाँ, हो जाना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए, हुकूमत का फैसला भी है। बंगालियों को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया, हम सब ने देखा। हसीना वाजिद की तकरीरें आज से नशर कर जा रही हैं इस वक्त भारत से, सिर्फ इसलिए कि उनके जो एहसासात पहले ही मजरूह हुए हैं,
जो उनके जख्म है उन पे नमक छिड़का जा सके। मैं समझता हूं भारत के मजमूम, मकासद और नापाक अज़ाइम खुल के सामने आ गए हैं एंड वी शुड ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेट इन दिस वर्ल्ड कप। और मेरी तरह बहुत सारे पाकिस्तानी भी यही राय रखते हैं। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आपकी क्या राय है? क्योंकि भारत हमेशा क्रिकेट के ऊपर सियासत करता आया है, कर रहा है। क्या हमें अपने साबिका पाकिस्तानी भाई और मौजूदा बंगाली भाइयों के साथ इजहार यकजहती करना चाहिए आपकी नजर में, बेग साहब? देखिए, मैं बिल्कुल आपको सेकंड करूंगा, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि भारत हमेशा क्रिकेट को पॉलिटिक्स के अंदर लेके आता है और उसने कई सबूत भी दिए। बल्कि देखा आपने जैसे अभी रिसेंटली जो यूएई में मैचेस हुए थे, उनकी टीम ने हमें कप लेने से इनकार कर दिया मोहसिन नकवी साहब से, और इससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान में मैच खेलने से भी मना कर दिया था। और अब बॉल हमारे कोर्ट में है। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान मना कर देता है तो जो टोटल इनकी कलेक्शन है, जो रेवेन्यू है, वो 50% नीचे आ जाएंगे, जो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है। तो मेरे ख्याल से कि अगर उन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती कर चुकी है और पॉलिटिक्स में लाए हैं, तो हमें भी उसका भी जवाब देना चाहिए और साथ में हमें बांग्लादेश के साथ भी खड़ा होना चाहिए कि उनको भी हमारी तरफ से एक सपोर्ट मिले और एक इनको ये पता लगे कि अगर इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की थी तो अब उसका हमने भी जवाब जो है उसको दिया है। और ये अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से T20 मैचेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगे कि लोगों को कोई इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगी। अहमद अवैस साहब, आपकी नजर में अब वक्त है अच्छा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दिलों को करीब लाने के लिए? सर, वो बहुत अच्छा है और असूली भी। अभी जो बात बेग साहब ने की ना, उसमें एक असूल को भी अगर मद्देनजर रखा जाए कि जब इंडिया ने पाकिस्तान में आने से इनकार किया था, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो है वो तो वहां पे हुए थे यूएई के अंदर। तो अगर बांग्लादेश जो है वो अपनी वजूहात बड़ी वैलिड है उनकी कि वो वहां उनको खतरा भी है और वहां जो इंडिया का किरदार रहा है वहां। वैसे अहमद साहब, मैं सोच रहा था अगर बंगालियों को खतरा है तो पाकिस्तानियों को कितना खतरा होगा? सर, बहुत ज्यादा खतरा है। और फिर ये पाकिस्तान का और उनके हमारे, देखिए हम दिल एट हार्ट दिल हमारे दिल और उनके दिल एक दूसरे के करीब आएंगे। हमने एक असूली फैसले पर उनको सपोर्ट दे रहे हैं, मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं उनको, अखलाकी सपोर्ट दे रहे हैं उनको, अगर हम इसको इनकार कर दें यहाँ पर। और ये इनकार जो है ये बड़ा तारीखी इनकार होगा, क्योंकि 100 दफा सोचना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को भी, जो सूरत हाल पैदा हुई है। बिल्कुल ये मैचेस जो है वो इनका कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी पाकिस्तान के। और यानी आप अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा तो आईसीसी मजबूर हो जाएगा कि बांग्लादेश को दोबारा वापस बुलाए? यकीनन होगा, क्योंकि उनका फैसला गैर असूली है। उनको असूल पे आना पड़ेगा वापस, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उनको रेवेन्यू नुकसान होगा कि वो पॉसिबली वो दे कांट अफोर्ड इट। बिल्कुल ठीक। पिताफी साहब, वैसे तो क्रिकेट के अंदर जुआ बहुत ज्यादा आ गया है और सियासत भी इतनी आ गई है जिसकी वजह से मैं तो क्रिकेट कम देखता हूं, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा देखते हो शायद। आपकी नजर में ये जो इस वक्त इंडिया कर रहा है, पिताफी साहब सियासत कर रहा है क्रिकेट के ऊपर, ये सही है, गलत है? पाकिस्तान को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखिए, मैं अर्ज करूं कि क्रिकेट को एज ए नेशन पाकिस्तानी बहुत लाइक करती है और एक ही स्पोर्ट है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और इसी स्पोर्ट की जीत की वजह से कौम जुड़ जाती है। इसी स्पोर्ट की वजह से इमरान खान भी मिला सर। क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट से लोग लव करते हैं सर, क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं। बट वो कहते हैं ना कि इज्जत से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है, और हमें बांग्लादेश का बिल्कुल साथ देना चाहिए और बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। इस वक्त मैं कहता हूं कि बीसीसीआई और इंटरनेशनल क्रिकेट एक ही सिक्के के पेज पे हैं। अब मेरा ख्याल है कि आईसीसी का कोई रोल नहीं है इस वक्त। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी का रोल है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर भारत है ना सर, वो तो खुश होंगे कि पाकिस्तान बॉयकॉट करके निकल जाए। वो हमेशा क्रिकेट में वो इस तरह बदला लेना चाहते हैं कि वो जो 9 मई को हुआ
वो उसका बदला गेम में लेना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत जो फैसला करेगी वो बेहतर होगा। बट इस वक्त वो क्योंकि जब बांग्लादेश उनके साथ था तब तो इंडिया वाले उस पर तो आज भी वो जो जिसको सज़ा हुई हसीना वाजिद को, वो उसको तो शेल्टर उन्होंने दिया, उनकी कोर्ट ने, वो जो कोर्ट है हसीना वाजिद ने बनाई थी, उसी बनाई हुई कोर्टों से हसीना वाजिद को सज़ा हो रही है। तो वो साउथ एशिया में इंडिया चाहता है उसकी हजमनी हो, बट इंशाल्लाह ताला इसकी हजमनी ख़त्म हो गई है। बाकी भी जितनी बची है वो भी इस वक्त जितना इंडिया तनहा है और जितना पाकिस्तान पूरी दुनिया में पाकिस्तान के रेलेवेंस है, तो मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। Right, sir. और ये जो भी हो उसकी कास्ट कोई इशू नहीं है, बट हमें अपने बंगाली भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। इमदाद अली बिताफ़ी साहब, एडवोकेट अहमद अवैस साहब, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, बेहद मशकूर, बहुत शुक्रगुजार आपके कीमती वक्त के लिए। जज़ाकर व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पे मुझे ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।